हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रिवर्सिबल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हीट ट्रांसफ़र का क्विक रिवीजन स्टार्ट करने वाले। तो इसका जो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ बनाने के लिए इसमें हम पहले फर्स्ट क्लास में टॉपिक वाइज डालूंगा, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, इस तरीके से। और ये एक क्विक रिवीजन नोट्स है, मतलब जब भी आपका एग्ज़ाम होने वाले हो तो आप ये मतलब वीडियो को आप ज़रूर देखें। इससे होगा क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो आप ओपी गुप्ता या राम प्रसाद पढ़ते हो तो वो सब तो एक अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पहले आपका थ्योरी हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, इसीलिए मैं कभी भी ओपी गुप्ता लेकर के या राम प्रसाद का वीडियो आप पूरे मेरे चैनल पे देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं वो वीडियो बनाते ही नहीं हूँ जो स्टूडेंट खुद से पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ ये कि एक डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर के पास ये बुक दो दो में से कोई एक बुक ओपी गुप्ता या फिर राम प्रसाद जरूर होंगे, ठीक है। तो अब मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो कोई मतलब नहीं बनता, वो फालतू का वीडियो है, ठीक है। तो वो चीज़ आप खुद ही पढ़ सकते हो। तो हाँ, कहीं ना कहीं क्या होता है, किसी बच्चे का नोट्स तो बहुत अच्छे होते हैं और किसी किसी का नोट्स ही ठीक नहीं होते। कभी कोई कॉलेज में टाइम नहीं मिल पाता बनाने का, या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण वो बन ही नहीं पाता। फिर लास्ट में वो ओपी गुप्ता या राम प्रसाद से पढ़ते हैं और सोचते कि पेपर क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। इंटरव्यू पॉइंट और व्यू से आपका ओपी गुप्ता जो है या राम प्रसाद बिल्कुल काम नहीं आने वाला। थ्योरी अगर जो आपका स्ट्रॉन्ग है तो हर चीज़ स्ट्रॉन्ग है। मैंने कभी भी कोई भी बुक नहीं पढ़ा है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत से जॉब क्लियर किए, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ, अगर जो उनमें से आपको कोई लगता है कि एक क्वेश्चन आता है तो वो चीज़ आप पढ़ सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको वो बुक नहीं पढ़ना, आप पढ़िए। लेकिन मैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं तो अपना जो है नोट्स ही पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आज मैं अपना जो हीट ट्रांसफ़र का मैंने क्विक नोट्स बनाया था, काफ़ी टाइम पहले मैंने बनाया था। और मैं हमेशा कोई भी एग्ज़ाम जब मैं देता था, अब तो मैं नहीं देता हूँ जल्दी एग्ज़ाम, बहुत कम ही देता हूँ। तो मैं ये जो है बुक मतलब अपना नोट्स जो है पढ़ के जाता हूँ। तो थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा मतलब वैसा है, मेरा ख़राब है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो पूरा अच्छे तरीके से समझाऊँ। तो इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ वो है कि आपको थ्योरी में एक अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल इंजीनियर के लिए हीट ट्रांसफ़र तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मास ट्रांसफ़र, ठीक है। तो मास ट्रांसफ़र में भी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम हीट ट्रांसफ़र का पूरा एक सीरीज़ हम जो है देख लेंगे, ठीक है। ये क्विक रिवीजन है तो मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा मैं, तो बहुत ही जल्दी हम शॉर्ट में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और बिल्कुल आपको ये अच्छे तरीके से आपको ऐसा लगे, फील होगा कि आपने बिल्कुल जो कॉलेज में पढ़ा था बिल्कुल वो एक तरफ से रिफ़्रेश हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब भी एग्ज़ाम होता है हम एमसीक्यू लेके बैठ जाते हैं, तो वो सब चीज़ें ना होके आज मैं एक बिल्कुल आपको रिफ़्रेश कर दूंगा। क्योंकि आपके जो पुराने जो भी चीज़ पढ़े वो एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा, कुछ पॉइंट आपको नए भी मिल सकते हैं इसमें, तो वो एक अच्छी बात होगी। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम पढ़ाई करना, ठीक है। ओके। देखिए, हीट ट्रांसफ़र क्विक रिवीजन है। तो पहले हम जानते हैं कि हीट क्या होता है। तो हीट क्या होता है, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं एक पेंसिल ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, देखिए, एक मिनट। हीट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है विच ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम ए हॉट सोर्स एंड कोल्ड रिसीवर, ठीक है। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है बिटवीन दैम। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, अगर जो दो हमारे पास सोर्स है, एक हॉट है कोल्ड है, टेम्परेचर में चेंजेस है, तो वो हीट का ट्रांसफ़र करेगा, हीट होगा वो, मतलब ठीक है ना। हीट वो अपने एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। ओके। जैसे कि फ्यूल हॉट इज़ सनी डेज, देख, ठीक है। तो फील्स, जैसे हमें हॉट फील्स, जैसे गर्मियाँ होती है तो हमें क्या हॉट गर्म हमें फील होता है, ठीक है। और ठंडियाँ होती है तो ठंड फील होती है। तो उससे क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कुछ है, सराउंडिंग का कुछ है, तो हम हीट को वो फील करते हैं। हीट ट्रांसफ़र उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये रेट होता है एक्चुअली, ठीक है ना। जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है आपका, वो किस रेट से हो रही है, वो आपका हीट ट्रांसफ़र बताएगा। ओके। डील्स विद द रेट एट विच एक्सचेंज द हीट टेक्स प्लेस बिटवीन द हॉट सोर्स एंड कोल्ड रिसीवर। जैसे कि इवोपरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, ये सब क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र जैसे इसमें होता है, तो हम एक रेट के थ्रू होता है, ठीक है, कि किस रेट में हो रहा है। ओके। द मेन पर्पज ऑफ द स्टडिंग द मेन पर्पज ऑफ द स्टडिंग, एक मिनट, स्टडी हीट ट्रांसफर इज टू कंट्रोल द लॉस ऑफ हीट, ठीक है, इन इंडस्ट्री एंड कंट्रोल द
हीट ड्यूरिंग प्रोसेस। तो हम हीट ट्रांसफ़र क्यों पढ़ते हैं इंडस्ट्री में? ताकि जब भी हम इंडस्ट्री में हम कोई भी काम करें तो हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है ना, पूरा हीट ट्रांसफ़र पढ़ने का एक ही मतलब होता है कि आपको हीट को ना रोकना है। मतलब जो भी हीट लॉसेस हो रहा है, हीट लॉसेस क्या होता है, अगर जो हीट लॉस होगा तो आपका जो इक्विपमेंट का खर्चा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ होता है। तो इस वजह से ना जो भी प्रोसेस को आपको कंट्रोल करना है कि किस रेट से आपको भेजना है, एक डेफिनेट रेट, और हीट को लॉस करने के लिए हम पूरा हीट ट्रांसफ़र को पढ़ते हैं। ओके, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर देख लीजिए। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तो सबको पता है। कंडक्शन क्या होता है? वैसे तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में होता है, लेकिन ये मेनली किस में होता है? सॉलिड में होता है। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है, कॉलिजन होता है बिटवीन दैम में, मतलब फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, वो कॉलिजन के थ्रू वो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, इसीलिए इसको हम कंडक्शन वो से कहते हैं, ठीक है। कन्वेक्शन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम ए वन टू अनदर विद इन द फ्लूड के अंदर होते हैं बाय मिक्सिंग ऑफ द हॉट एंड कोल्ड पोर्शन, ठीक है। सो इट इज़ ड्यू टू इज बेसिकली इन चेंज इन डेंसिटी के चेंजेस के कारण होता है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल भी लिख रहा है मैंने, हीटिंग ऑफ वाटर इन ए पैन, किसी भी पैन में पानी को हम गर्म करते हैं तो वो हमें कन्वेक्शन के थ्रू वो देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, ओके, सो रेडिएशन देखिए, अगर जो एक मैं बात बोलूँ कि एक हमारे पास वेसल है उसमें हम पानी गर्म कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ रेडिएशन के थ्रू होगा? नहीं, सॉरी, कन्वेक्शन के होगा। तो इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है हमारा देखा जाए तो सभी काम करता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन सभी होता है, ठीक है। हर चीज़ होता है रेडिएशन के थ्रू। वो क्या होता है, डायरेक्ट आपको जो हीट है वो आपके वेसल पे लग रहा है। वेसल क्या है? सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या होगा, वो फिजिकल कांटेक्ट के कारण एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को वो क्या करेंगे, वो गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद आपके सरफेस के ऊपर आएगा, सरफेस के बाद फिर पानी है, फिर पानी क्या करेगा, एक पानी को नीचे के लेयर को गर्म करेगा, फिर वो लेयर वो लाइट हो जाएगा, लाइट डेंस हो जाएगा, तो वो ऊपर चला जाएगा, फिर जो हैवी डेंस मॉलिक्यूल्स है वाटर के वो नीचे आएंगे। तो इसी तरीके से डेंसिटी का मिक्सिंग हुआ तो तीनों काम करता है, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते होगे। तो आज हमारा मेन जो पर्पज़ है पढ़ने का वो हमारा कंडक्शन रहेगा। हम कंडक्शन का पूरी क्लास हम मतलब जो भी आता है इसमें वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन, मैंने पढ़ लिया है। कंडक्शन को किस इक्वेशन के थ्रू ड्राइव किया, मतलब बताया गया है, तो वो है एक फॉरियर्स लॉ, ठीक है। फॉरियर लॉ इक्वेशन है। फॉरियर लॉ इक्वेशन क्या बोलती है कि जो फ्लक्स होता है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हो कि जो फ्लक्स होता है हमारा वो जनरली क्यू अपॉन में ए होता है, ठीक है। तो इसको हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हो। तो ये इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी टी अपॉन में डी एक्स के। तो यहाँ पे देखिए क्यू है और ए है, और इक्वल में माइनस का के डी टी, निगेटिव साइन शो क्या करता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि जैसे हीट का ट्रांसफर होगा वो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। ओके, सो क्योंकि हम ना जनरली हॉट टेम्परेचर माइनस कोल्ड टेम्परेचर करते हैं ना, तो वो फिर वो माइनस 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 ना वो कट जाता है, ठीक है। ओके, चलिए ये हो गया। यूनिट देख लेते हैं क्यू की। क्यू का जो यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। कैसे होता है आप खुद ही देखिए ना, जो क्यू फ्लक्स है हमारा वो क्यू अपॉन में ए है, तो क्यू क्या होगा हमारा, वाट होगा, ठीक है ना, वाट में होता है, ठीक है। और नीचे क्या है, एरिया है, तो मीटर स्क्वायर, तो इसीलिए वाट पर मीटर स्क्वायर होगा। क्यू की बात करें तो वाट होगा, ए मीटर स्क्वायर। के क्या होता है हमारा, थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। ओके, हर एक मटेरियल के साथ ये चेंज होती है। यूनिट ऑफ के निकालेंगे अब, तो यूनिट ऑफ के निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। तो आप इक्वेशन को पुट कर दें, उसके बाद सबकी वैल्यू आप रख दीजिए, आपको जो के की वैल्यू निकल के आएगा वो वाट पर मीटर पर केल्विन आएगा, ठीक है। अगर जो कैलोरी में बात करें तो कैलोरी पर मीटर डिग्री सेल्सियस डॉट सेकेंड, ठीक है ना, पर सेकेंड, ठीक है। और एफ में बात करें तो BTU पर फीट आर और फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक है। ओके, सो हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ये क्या है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, इसका मतलब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। किसी भी मटेरियल का अगर जो कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो वो एक अच्छा कंडक्टिविटी हीट है। जैसे कि सिल्वर सबसे अच्छा माना जाता है, 420 वाट पर मीटर पर केल्विन है। उसके बाद गैस का जो रेंज है 0.006 से लेकर 0.06 वाट पर मीटर पर केल्विन है। लिक्विड का देखिए, लिक्विड का 6 इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻1 तक है, ठीक है। सॉलिड में देखिए, सॉलिड में काफ़ी अच्छा है,
2.3 से लेकर के 420 वाट पर मीटर पर केल्विन है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कंडक्टर है वो मेनली हम सॉलिड के लिए यूज़ करते हैं। लो थर्मल कंडक्टिविटी है, इसका मतलब क्या है कि वो गुड थर्मल इंसुलेशन है, ठीक है। अगर जो किसी की कंडक्टिविटी कम है तो हम कह सकते हैं वो एक अच्छा इंसुलेटर है, ठीक है, जैसे वुड, क्लॉथ, रबर, है ना। तो थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर विच डिपेंड ऑन इट्स मोलिकुलर स्टेट ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो ये जनरली किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर और कॉम्पोजिशन आपका कैसा है, ठीक है। हैविंग द यूनिफॉर्म हीट कंडक्टिविटी विद इन ऑल डायरेक्शन एंड कॉल्ड आइसोट्रॉपिक, ठीक है। मतलब जिसका ऐसा कोई मटेरियल जिसका कंडक्टिविटी सभी जगह सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे कि आइसोट्रॉपिक है, ठीक है ना। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केल्विन। तो ये सब बहुत ही छोटे छोटे चीज़ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, जो कि इससे क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू के, ठीक है। और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि इफेक्ट ऑफ बताइए, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, पूछते हैं ये सब क्वेश्चन। तो देखिए, अगर जो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो के की जो वैल्यू है फॉर द गैसेस, गैस की बात करो तो वो बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसके डिटेल में बात करूँगा। और लिक्विड के केस में कम होगा वाटर को छोड़ करके, ठीक है। सॉलिड के भी केस में क्या होगा, कम होगा अगर जो आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे एल्यूमिनियम को छोड़ करके, ठीक है। प्रेशर को अगर जो बढ़ाएंगे तो जनरली के बढ़ेगा, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। लेकिन रूम टेम्परेचर पे कोई ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ओके, चलिए गैस की बात करें अगर जो हम, तो क्या होता है कि हीट इज़ कंडक्टेड थ्रू दी मोमेंटम ट्रांसफ़र, ठीक है ना। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, रेंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज और कोल्यूजन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मोमेंटम ट्रांसफ़र ऑल्सो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज। मतलब गैस को अगर जो आप एनर्जी दोगे तो उसको जो कोल्यूजन जो होगा मूवमेंट के, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस आपने पढ़ा होगा 11th-12th में। तो उसमें क्या होता है, जब हम एनर्जी देते हैं तो जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है वो एक रैंडम डायरेक्शन में मतलब मूव करता है और एक दूसरे को से टकराता है। तो टकराने के बाद अब एक मॉलिक्यूल गर्म है तो दूसरे को टकरा के उसको भी गर्म करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ना कोल्यूजन होता है। तो अगर जो आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपका जो थर्मल कंडक्टिविटी है गैस के लिए वो बढ़ जाएगी। ओके, अब लिक्विड के केस में देखते हैं हम। तो इन लिक्विड एज इंक्रीज इन टेम्परेचर द डिक्रीज इन डेंसिटी, अगर जो टेम्परेचर को आप बढ़ा दोगे तो लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी फॉर द लिक्विड। सो द जो के की वैल्यू वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप देखिए कि डेंसिटी अगर जो कम है तो वो ज़्यादा एक अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा। आप देखिए कि जो नॉर्मल वाटर होता है जिसमें आयंस वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी, अगर जो आप प्योर वाटर आप ले लेते हो मतलब डिस्टिल वाटर तो उसमें ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आयंस नहीं प्रेजेंट होते ना। अभी देखिए टेम्परेचर, अभी इसमें देखिए ग्राफ को देखिए, ये सब ग्राफ तो मुझे नोट मतलब बुक में मिलते भी नहीं थे, मैं जब पढ़ता था तो मतलब इधर उधर से अरेंज करके बनाया था इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे ये ग्राफ है, एक मिनट, तो यहाँ देखिए ये नीचे टेम्परेचर जा रहा है और ये केल्विन जा रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से जा रहा है, थोड़ा सा पहले तो टेम्परेचर के साथ बढ़ा 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 फिर नीचे कम होने लगा। लेकिन वाटर की केस में देखिए कि के की वैल्यू क्या हो रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। अभी देखिए ये सीधा बढ़ते जाता है, क्योंकि ना इस वाटर से जैसे स्टीम इसलिए हम जनरली यूज़ करते हैं ना, स्टीम मतलब हीटिंग मीडिया के लिए, क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, ठीक है, इस वजह से। और गैस का भी देखिए सीधा ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो इंक्रीज़ करता है। सॉलिड के केस में देखते हैं, इन सॉलिड बिकॉज ऑफ दी पैक्ड लेटाइस स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आपस में चिपके हुए होते हैं एकदम, है ना, हार्डली स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो इसको ना डिफ़िकल्ट होता है टू दी मतलब फ्लो करवाने में। अगर जो आप एक दूसरे को हाथ अच्छी तरह पकड़ रखे हो, आपको कोई भी पुश कर रहा है तो आप एक दूसरे को हाथ नहीं छोड़ो क्योंकि आप टाइटली बॉन्डेड हो, है ना। तो थर्मल कंडक्टिविटी वहाँ पे इस वजह से कम हो जाती है। ओके, सो अभी देखिए ये देखिए कॉपर का बता रखा है इसमें, तो कॉपर के केस में क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में बढ़ता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना वो भी कम होने लगता है, ठीक है। अच्छा, के की वैल्यू आइडियल गैस के लिए क्या होता है, इंडिपेंडेंट होती है वो प्रेशर के, ठीक है। फॉर द लार्जर टेम्परेचर रेंज के इज डिपेंड ऑन द लीनियर रिलेशन बिटवीन द ए बी एंड इम्पेरिकल कांस्टेंट। तो जो हमारा
लार्ज टेम्परेचर से किसी बॉडी के बीच में है तो वहाँ पे जो हमें वैल्यू होती है के की थर्मल कंडक्टिविटी वो के इजकल टू ए प्लस में बी टी होती है, ठीक है। ओके, सो एजम्पशन हम पढ़ते कि इसके क्या क्या एजम्पशन है, मतलब फॉरियर्स लॉ के, मतलब ये कब कब काम करेगा, ठीक है ना, क्या क्या दिक्कतें हैं कि इसको हम कब यूज़ कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। तो देखिए, अभी कोई भी पूछता है ना कि कंडक्शन क्या होता है तो तुरंत बता देते हैं और इक्वेशन तुरंत बता दे, लेकिन ना अजम्पशन बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये कब वैलिड होता है, मतलब आपका जो फॉरियल इक्वेशन है वो कब वैलिड होगा। तो पहली बात तो देखिए, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन होना चाहिए, मतलब कि टाइम के साथ चेंजेस नहीं होना चाहिए। वन डायमेंशनल हीट का फ्लो होना चाहिए, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपको हीट का फ्लो करवाना है। आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल एंड के इज कांस्टेंट होना चाहिए उस मटेरियल के लिए, ठीक है। ये नहीं कि आप एक मटेरियल है वो अलग अलग कंपोजिशन से बना हुआ है तो अलग अलग जगह पर वो अलग अलग आपको फ्लक्स या फिर हीट लॉसेस देगा, ठीक है। तो आपका जो मटेरियल है ना वो होमोजेनियस होना चाहिए, मतलब एक ही मटेरियल का बना होना चाहिए। उसके बाद देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड लीनियर टेम्परेचर प्रोफाइल, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट होना चाहिए और टेम्परेचर प्रोफाइल भी लीनियर होना चाहिए, मतलब चेंजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेडी स्टेट की बात है। नो इंटरनल हीट जनरेशन, अंदर से कुछ हीट की जनरेशन नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो इस केसेस में ये काम करेगा आपका। हीट कंडक्शन इन प्लेन वॉल, अभी देखिए हीट कंडक्शन हम प्लेन वॉल की बात करते हैं जैसे कि, तो हमारे पास ये कोई भी एक वॉल है, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T2 है, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे हीट फ्लो होगा, ठीक है। ये हॉट हॉट सरफेस है और इधर जाहिर सी बात है ये कोल्ड सरफेस होगा। तो हमारा सबसे पहले इक्वेशन जो है हमने लिख लिया Q इजकल टू के ए डी टी अपॉन डी एक्स। अभी देखिए, अब हम इसको इंटीग्रेट आप सीधा कर दीजिए, जब आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो आपको कुछ ये वैल्यू दिखेगा के इजकल टू, इंटीग्रेट नहीं करना है इसको, अरेंजमेंट हुआ है अभी, ठीक है। नहीं नहीं आप इंटीग्रेट कीजिए, टेम्परेचर आपको T1 से लेकर T2 तक लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको फाइंड, आप देखोगे कि जो Q है वो डेल्टा टी अपॉन में एक्स अपॉन में के ए है, ठीक है ना, जिसको एक्स अपॉन में जो के ए है वो हमारा रेजिस्टिविटी होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और उसको हम आर से डिफाइन करते हैं। तो जनरली ये भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा क्यू होता है वो क्या होता है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट अपॉन में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ओके, सो अभी कंडक्शन की बात करें कि कंडक्शन क्या होता है, तो कंडक्शन सिंपली वन अपॉन रेसिप्रोकल होता है आपका रेजिस्टिविटी का। तो अभी देखिए, इसकी जो इसका इक्वेशन यहाँ पुट कीजिए, आर की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन में आपके पास के इंटू में के इंटू ए है ना, तो के को ऊपर लेके जाएंगे तो के अपॉन में ए आ जाएगा, तो के ए अपॉन में एक्स होता है। यूनिट ऑफ कंडक्शन आप निकाल सकते हैं, के ए अपॉन एक्स है तो वॉट पर मीटर पर केल्विन के का रखा, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और एक्स के लिए मीटर रखा, तो आपको वॉट पर केल्विन आपको निकल गया, ठीक है। कंडक्शन थ्रू दी सीरीज, अब सीरीज में आपके बहुत सारे लगे पड़े हैं, ठीक है, मटेरियल, तो आप कैसे निकालोगे, तो वहाँ पे ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र टेम्परेचर ड्रॉप की हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जो डेल्टा टी है अलग अलग क्या है। तो जैसे मान लेता हूँ कि पूरा ओवरऑल डेल्टा टी जो हो रहा है वो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 है, ठीक है। तो उसी तरह अलग अलग आपका फॉरियर्स इक्वेशन आपको अप्लाइड करना पड़ेगा जितने भी आपके पास वॉल है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर सबके चेंजेस है ना, ठीक है, तो इसलिए अलग अलग आपको लगाना पड़ेगा। तो लगाने के बाद जब आप इसको यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आप मैंने लगा दिया कि T3 से लेके मतलब कोल्ड है, ये टी सी जो हमारा कोल्ड है, तो डेल्टा टी हम जानते हैं कि क्यू अपॉन में के ए इंटू में एक्स होता है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये हमें पता है ना भाई। तो अभी देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट यार, यहाँ से क्या कर रहे हैं कि डेल्टा टी की वैल्यू ना के अपॉन में ये सब वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से क्यू को जो है मैंने बाहर ले लिया है, बाहर लेने के बाद यहाँ पे इसको एक्स को ऊपर लेके जाओ, तो यहाँ पे आप क्या देखो कि क्यू के मैं इधर लेकर गया और टी इधर लेकर गया, तो ये सारे वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगे ना इस तरीके से। तो क्यू जो हो जाएगा हमारा R1 R2 अपॉन में R3 हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल, ठीक है, अलग अलग के लिए। अब हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर के लिए देखिए, कोई भी सिलेंडर है तो उसका
सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH। तो मान लेते हैं कि जो सिलेंडर का लेंथ है वो L है, तो वहाँ पे एरिया की जगह आपको ये पुट करना है बस। जब आप पुट करोगे तो 2K डेल्टा टी एल एम एल एन अपॉन R2 अपन, और ये जो टेम्परेचर होता है वो जो वैल्यू होता है वो लॉगरिथमिक मीन रेडियस होता है, ठीक है। और एरिया जो हमारा एरिया है वो क्या हो जाएगा 2πLRM, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट कर देना। आपका वैल्यू मतलब इक्वेशन फाइंड, मतलब आपको कोई भी बोलता है ना कि इक्वेशन फाइंड आउट करो, तो आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। बस आपको फॉरियर्स इक्वेशन और उसका एरिया पता होना चाहिए आप किसका निकाल रहे हो। सिमिलरली मैंने होलो सिलेंडर के लिए निकाला तो 4πR² को पुट कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा इक्वेशन था ये कंडक्शन के लिए था, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ चीज़ें छूटा होगा। अगर जो अभी देखिए, अब आप बोलोगे कि सर फ्लैट प्लेट का निकाल के दिखाओ, तो देखो ये तो अब मैंने आपको बता दिया कि सिलेंडर होलो सिलेंडर, आपको क्या है पता होना चाहिए उसका एरिया क्या है और इक्वेशन क्या है। आप किसी का भी आप हीट लॉस वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें बन जाएंगी अलग अलग, आप वो ले लो स्लैब और सब हर चीज़ का निकालते बैठ जाओ। तो कंडक्शन बहुत छोटा टॉपिक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट टाइम से हम अगली जो वीडियो होगा वो हमारा कन्वेक्शन के ऊपर होगा, तो कन्वेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और ये मैं पूरा सीरीज़ कंप्लीट करवा दूंगा। अभी डेली तो नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन मुझे जब भी 2 दिन का ज़्यादा 2 दिन गैप लूँगा, उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, तो वो करके मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। मतलब 1 वीक में ना मैं हीट ट्रांसफ़र को कंप्लीट कर दूंगा पूरा। तो वीडियो को बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, बाय बाय, थैंक यू।